हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये हमारा जो इकॉनमी की एमसीक्यू सीरीज़ है उसका ये हमारा 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, हम जो है ये कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, इस पे जो है हमें आपका फीडबैक चाहिए। फीडबैक ये चाहिए, कोई भी बच्चा जो ये वीडियोस देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दे कि आपको जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। आपको जो है वो और मतलब जैसे कि मान लो आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए या इतनी एक्सप्लेनेशन आपके लिए इनफ है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, है ना। मेन जो चीज़ है ना वो पता है क्या है। अगर आप यहाँ से अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो ना, तो अगर उन 5 क्वेश्चंस को कंबाइन करके अगर मैं क्वेश्चन बना दूंगा ना, अगर मैं वो एक क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है, तब भी आपने अगर जो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से किए होंगे ना, तो आपका वो एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आप ये क्वेश्चंस कहाँ से जो हैं वो ले रहे हैं। देखो, क्वेश्चंस जो है हमारा एक पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन बैंक है हमारे इंस्टीट्यूशन का, जो उस क्वेश्चन बैंक से हम जो है ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। और वो क्वेश्चंस कहाँ से आए, वो आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है। पहली प्रायोरिटी तो हमारी वही रहती है कि भाई एनसीईआरटी से जो भी चीज़ करवानी है वो एनसीईआरटी से करवानी है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, इवन कि यूपीएससी हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, आपके डिफरेंट आपके स्टेट्स के, है ना। जीकेएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हो गए। इवन कि जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से भी जो है वो हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है ना। ये आप 500 क्वेश्चन मत सोचिए कि ये आपको 500 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये मानिए आप कि आपको 500 टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको 500 तरीके बताए जा रहे हैं कि भाई 500 तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आपको आएगा तो आपको हार्डली कितना 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना, हर सब्जेक्ट में। तो अगर हर सब्जेक्ट में आपने जो है वो 500 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपको हर सब्जेक्ट में अगर 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है ना वो, कि आपको 500 तरीके बताएं कि हाँ यार 500 तरीकों में से हैं जो गिन के कितने कितने ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। हर सब्जेक्ट के गिन के जो है वो 10-12 टॉपिक हैं। तो उन 10-12 टॉपिक से हम जो है वो 500 के तरीके से हम जो है क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अगर हमने इसी अप्रोच से अगर हम चलते रहें तो आपको मेन जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा ज्ञान की बातें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा 4th लेक्चर है ना। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और, 75 के करीब हमने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कर लिए हैं। ये हमारा 76 क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करते हैं हम, है ना, हर एक तरीके से करते हैं, बट कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम वो नहीं करते, एक्सेप्ट पूछा हुआ है। देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मैंने आपको बताया था कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, है ना। तो कह रहा है कि कौन सा तरीका जो है वो नहीं है। तो अगर आपने सबने पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, ध्यान से देखे हैं, तो उसमें आपको मैं क्या बताया था, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है कौन सा, आउटपुट मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। वो आ गया आपका ये आउटपुट मेथड को क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो जो नहीं है वो कौन सा है, सम ऑफ ऑल सेविंग्स। तो सम ऑफ ऑल सेविंग्स होता है ना, ये नहीं होता आपका मेथड। जो इनकम वाला मेथड होता है ना, इनकम वाले मेथड में जो है वो आपकी जो इनकम मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को हो गया, किसी भी ग्रुप को हो गया, है ना, तो वो वहाँ पे इंक्लूड होती है। बाकी सेविंग्स वगैरह उसमें
नेशनल इनकम है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द बेस्ट मेजर टू असेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़। देखो, किसी भी कंट्री की अगर हम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपना जो है वो पर कैपिटा इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, अब ये क्या आ गया? कांस्टेंट, देखो दो तरह के प्राइसेस होते हैं। एक होता है आपका जो है वो करंट प्राइस, दूसरा होता है आपको जो है वो कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस वो होता है जो किसी पर्टिकुलर ईयर में, जो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट होता है। मान लो 2000 अभी 24 चल रहा है, तो 23-24 का जो ईयर होगा ना, हम उसको कहेंगे करंट, हम उसको करंट में ऐड करेंगे। बट मान लो अगर हम इसी करंट को हम जो है वो हम 2014 को अपना जो है बेस ईयर लेके चले, ठीक है, तो हम उस बेस ईयर के साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, तो ये कांस्टेंट प्राइस जो होगा हमारा, वो हमारा कांस्टेंट प्राइस में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भी कंट्री की अगर हमने कोई बेस्ट, किसी भी कंट्री को अगर जो है वो हमने क्या करनी होगी, नेशनल उसकी जो ग्रोथ इकॉनमी की बतानी होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? पर कैपिटा इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस समझ आया। कांस्टेंट प्राइस का सिंपल आप ये याद रखिए कि करंट प्राइस होता है कि जो हमारा जो साल चल रहा होता है, और कांस्टेंट प्राइस होता है कि हम जो करंट साल को जो वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं किसी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। देखो, कहता है कौन सा मेथड है जो जिससे हम जो है वो कंप्यूट नहीं करते अपनी, जब हम नेशनल प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्शन में हम कौन सी चीज़ नहीं करते? अपना पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन। ठीक है, बाकी हम क्या क्या करते हैं? हम फॉरेन इनकम्स को जो है वो इन्वेस्टमेंट आती है हम उसको इंक्लूड करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, और आपका परचेज़ वगैरह को जो है वो जो गवर्नमेंट परचेज़ करती है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। सभी बच्चे जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में GNP का जो है फॉर्मूला लिखेंगे कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैंने आपको ये करवाया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ इनकम, द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल इन एन कंट्री इज़ कॉल्ड। कह रहे हैं कि इन चीज़ों से हम जो इनकम जनरेट करते हैं तो उसको जो है वो किस में इंक्लूड करते हैं? उसको हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, क्योंकि सारी हमारी क्या है, डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक है, हमारी डोमेस्टिक इनकम है। कैसे डोमेस्टिक इनकम है? देखो, हमारे इंडिया की कोई एक डिफाइंड टेरिटरी है। ठीक है, ये हमारी टेरिटरी आ गई, यहाँ पे कोई लैंड होगी। ठीक है, तो लैंड में क्या होगा, उसमें हम कोई कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। मान लो हमने जो है वहाँ फैक्ट्री बना दी। ठीक है, उस फैक्ट्री में जो है वो लेबर काम करने आएगी। ठीक है, उस ज़मीन को किसी ने ख़रीदा, उसका जो टैक्स गया कहाँ पे गया? गवर्नमेंट के पास गया। ठीक है, तो किसी को जो पैसा मिला, ठीक है, तो वो ज़मीन हमारी क्या है, हमारी टेरिटरी के अंदर है, गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमने जो है वहाँ पे फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का सामान हमने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा? अपनी कंट्री से खरीदा। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे लेबर आई, हमने लेबर को जब वो सैलरी दी, सैलरी लेबर कहाँ खर्चेगी? हमारी कंट्री में तो खर्चेगी। तो वो जो सारी चीज़ें कहाँ पे ऐड होगी? अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। कहते हैं कौन सी चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं, हम जब नेशनल इनकम को जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ आ गई आपकी? इनकम ऑफ वॉचमैन। ठीक है, बाकी आप खुद, ये तो मतलब कि वही आ गया ना, एक फ़नी सा क्वेश्चन आ गया कि भाई इनकम ऑफ स्मगलर्स, ये तो नहीं होगा। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स, ये मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ को जो है वो किसी भी सेक्टर में जो है इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम पेंशन की बात करें, ठीक है, तो पेंशन के बाद जो है पेंशन कहाँ पे इंक्लूड होती है? पेंशन आपकी जो है वो आपकी कहीं पे भी जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, पेंशन आपकी जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पेंशन्स क्या है, पेंशन्स एक किस्म का जो है वो गवर्नमेंट जो है वो किसी को जो आपका रिटायर लोग होंगे उनको पेंशन दे रही है, तो उसमें गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपली जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो लोगों ने अपने रिटायर हो चुके हैं उनके जो उनकी देख रेख के लिए गवर्नमेंट जो उनकी सर्विसेज जो उन्होंने दी हुई है उसके लिए गवर्नमेंट को जो पैसा दे रही है। ठीक है,
आगे वो जो कुछ भी करें, चाहे वो एफडी कराएं, इन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें, ठीक है। बट जो इनकम ऑफ वॉचमैन है ना, ये वॉचमैन क्या करेगा, इसको इनकम मिली है, ये उसको जब वो स्पेंड करेगा, ठीक है, स्पेंड करेगा। बट इसको इनकम कौन दे रहा है, जहाँ पे ये काम कर रहा है वहाँ के लोगों की कोई इनकम होगी, वहाँ के लोगों की उनकी भी इनकम होगी। वो अपनी इनकम से जो है वो, मान लो ये किसी एक्स कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो उस कंपनी का कोई फाइनेंशियल ईयर होगा ना, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, सैलरी देती है। तो इसकी सैलरी भी जो वहाँ पे इंक्लूड हो रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी एम्फोसाइज, ग्रीन जीएनपी है जो किस पे एम्फोसाइज करती है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा कि ग्रीन जीएनपी जो है वो किस पे एम्फोसाइज करती है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि भाई अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, आगे पीछे ज़मीन का ध्यान रखें, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसका ध्यान रखें, ठीक है, लोगों की सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। बेसिकली आप ये देख रहे कि ओवरऑल हम 360 डिग्री जो है वो चीज़ों का ध्यान रखें, जो हमारे, अगर हम कोई भी चीज़ को जो वो इंक्लूड, कोई किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, किसी भी कंट्री की अगर जो हमें किसी भी मेजरमेंट करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हम क्या किससे करते हैं, हम अपना पर कैपिटा इनकम से करते हैं। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सारे बच्चे जो है मेरे को फॉर्मूला ले बताएंगे नीचे, फॉर्मूला बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि पर कैपिटा इनकम जो है हम कैसे बताते हैं, ठीक है। सभी बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम। अब कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इन हायर देन इंडस्ट्री, ठीक है। देखो, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, तो जो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह आती हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी जीडीपी में, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन माने ना, तो वो आपका सर्विसेज सेक्टर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कह रहा कौन सी चीज़ जब हम नेशनल इनकम में जब इंक्लूड नहीं करते। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कराई थी कि जो लॉटरीज होती है ना, लॉटरीज हमारी नेशनल इनकम में जो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है इक्वल्स टू पर्सनस इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। देखो, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, उसमें से एक जो आपकी है वो है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स जो है वो आपकी इनकम पे लगता है। तो किसी पर्सन की कोई डिस्पोजेबल इनकम है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्सेस में जो है इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बाकी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आपका जो है वो इनकम टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ गया, आपका जीएसटी आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जीएनपी है, सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्शन है, जो आपका एनएनपी है किसी भी कंट्री का, वो क्या है। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई हुई है, तो वो क्या है आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम इज़ द क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेशनल इनकम क्या आ गई, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है पहले समझाए हुए हैं, जिसने वीडियोस नहीं देखी पुरानी जाके देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है करवाई हुई है।
तो ये वहीं से जो है वो क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के जो है मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ये सारे, कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझने में जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, 88th क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडिविजुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय, कह रहे किसी भी इंसान की उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे जो है वो अपना असेस कर सकते हैं, जो उसकी पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि पूरे नेशन की जो जीडीपी है अगर उसको हम उनकी पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे तो पर हेड जो है वो कितना पैसा आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। 89th क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइसेस इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन बेस ईयर प्राइस, ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल इनकम जो है वो अगर किसी कंट्री की जो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, तो वो प्राइस हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इन इंक्रीज इन बेस ईयर, ठीक है। जैसे हमारा बेस ईयर क्या है 2011, ठीक है, जीडीपी का, ठीक है। तो 2011 हमारा जो है वो बेस ईयर है जीडीपी का, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं वेरी हाई राइज इन national income at current market price and a lower rise at constant price reveals, क्या रिवील करेगा, आपकी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन एन इकॉनमी, ठीक है। देखो, अगर किसी कंट्री में ना किसी भी नेशनल इनकम में, ठीक है, कह रहे कि राइज होता है नेशनल इनकम में एट अ करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस आ गया मान लो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, एंड ए लोअर राइज एट अ कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस क्या आ गया, मान लो जब हम बेस ईयर के साथ जो है वो उसको एडजस्ट करते हैं, जैसे बेस ईयर हमारा क्या है जीडीपी का 2011, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो क्या शो करेगा कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकॉनमी। कैसे, क्योंकि सिर्फ आपकी जो है वो जो करंट मार्केट प्राइस है वो बढ़ा है, ठीक है, बट जो आपको कॉन्स्टेंटली जो रहना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं बढ़ा, वो कम रहा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, मान लो 2011 में या 2000, अब जो है वो हम 21 की वहाँ बात करेंगे, ठीक है। 2011 हमारा बेस ईयर है। मान लो 2012 में आपका जो है वो जीडीपी, अगर हम उसकी इस ईयर की बात करेंगे, ठीक है, इस ईयर में हमारी जो है वो आपका जीडीपी थी वो कितने रेट से बढ़ रही थी, ठीक है, तो वो आपकी मान लो बढ़ रही थी 6.5% के हिसाब से, ठीक है। बट जब हमने उसको एडजस्ट किया 2011 के बेस ईयर से, तो वो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, वो हमें मिला 5%, ठीक है। क्या मिला, 5%, ठीक है। एक मिनट, या आप सिंपल ऐसे देखो कि 2021 में 2021 में 21 नहीं मान लो, आप 24 ही मानो, ठीक है। 2024 में आपको जो है वो कोई गाड़ी थी, ठीक है, वो गाड़ी आपको मान लो एक बाइक है, तो वो बाइक आपको कितनी मिल रही है, वो बाइक आपको मिल रही है मान लो 1 लाख की बाइक आपको मिल रही है, ठीक है। और इसमें जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, हमारी जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, मान लो 6% से जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। और 1 लाख की बाइक है। वही बाइक अगर जो हम 2011 में देखते तो वो बाइक हमें जो है वो 75 लाख की पड़ती थी, ठीक है। और ये जो आपका ग्रोथ रेट है ना 6% का, ये 6% का जो ग्रोथ रेट है ना, तो वो 2011 में कितना था, वो 2011 में आपका कितना था, मान लो 5% था, ठीक है। बेशक यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन भी तो कम है। यहाँ पे ग्रोथ रेट तो बेशक बढ़ गया, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई, है ना। तो आई होप आपको ये जो छोटी छोटी सी चीज़ है वो समझ आ गई होगी कि हम कैसे जो है बेस ईयर के साथ चीज़ें जो है वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट्स, जो हम पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं वो किस में इंक्लूड होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी फ्रेंड को, ये हमारा फ्रेंड अगर जो हमें गिफ्ट्स देता है तो वो किस में इंक्लूड होती हैं, आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स में, ठीक है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम इज़ जनरेटेड फ्रॉम, नेशनल इनकम जो है वो कहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम कहाँ से जनरेट होती है आपकी, एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स का बेसिक मीनिंग ये है कि ऑल ऑफ द अबव। कैसे, मैंने तो आपको सिर्फ कहा कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या है, कि जो अपने फ्रेंड्स को जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं। अगर आपने अपने फ्रेंड को जो है वो कोई गिफ्ट दिया तो क्या आपको उसका कोई फ़ायदा होगा, उसका रिटर्न मिलेगा आपको, उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जब आप ओल्ड एज लोगों को जो वो पेंशन देते हैं तो उसका गवर्नमेंट को कोई रिटर्न मिलता है, नहीं मिलता, है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जब हम कंपनसेशन देते हैं, ठीक है, देखो कंपनसेशन दे रहे हैं तब भी गवर्नमेंट को जब कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, है ना। जो सोशल सिक्योरिटीज़ पेमेंट होती हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ पेमेंट कैसे, जैसे आपकी ये आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना होगी, है ना, प्रधानमंत्री जो है वो रोज़गार योजना होगी। तो ये सारी छोटी छोटी जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं, ठीक है, जैसे फार्मर्स को सब्सिडीज़ दे रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो है वो सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है, छोटी मोटी सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो सारी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स में आती हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपकी, चाहे वो क्या हो, आपकी पेंशन हो, आपकी कंपनसेशन हो, है ना, या आपकी जो है वो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हो, तो ये सारी की सारी जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट में गिनी जाएगी। क्यों, क्योंकि इनसे मतलब हमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा, ठीक है। हम हमारा मान लो हमने जो है वो इस पर 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया, इसका कोई रिटर्न हमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये दे ही दिया, ये किस्म का गिफ्ट ही समझिए आप, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो कौन सा होगा आपका, परचेज ऑफ ए हाउस। कैसे, देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो देखो जब हम हाउस की परचेज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कैपिटल फॉर्म हुई है, ठीक है। क्यों कैपिटल फॉर्म हुई, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो हाउस है इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कोई एक्सपेंडिचर में नहीं आया। एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ आएगी, एक्सपेंडिचर में आपने जो है वो अपनी जो है वो बिज़नेस में मान लो कोई इन्वेंट्रीज हमने जो है वो इंक्रीज़ की हैं, या कोई मशीन लाई है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होगी, इन्वेंट्रीज़ की जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो कम होगी, है ना, उनको मेंटेनेंस के लिए उनका खर्चा आएगा। मेन प्लांट ऑफ ए कंपनी, तो मेन प्लांट अगर कोई कंपनी का है, अगर हमने उसको एक्सपैंड करना है तो उसमें क्या होएगा, उसमें खर्चा होएगा, ठीक है, खर्चा होएगा उसमें, उसको जो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी हमें जो है वो कोई रिटर्न नहीं आएगा, तो वो एक किस्म का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बाकी जो हमारा, अगर हम कोई हाउस खरीदते हैं तो वो किस में आता है, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेविंग्स ऑफ अ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। मान लो कोई प्राइवेट फर्म है, ठीक है, इसमें जो है वो मान लो 5 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट हुआ जो है वो 50 रुपये, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, मान लो 60 रुपये, सबको जो है वो 10-10% जाना था, ठीक है। तो मान लो और +1 मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि कंपनी खुद भी तो है, ठीक है, कंपनी खुद भी तो है। तो अगर हम सब में जो है वो 10-10% का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये सारा पैसा जो है वो 50 रुपये कहाँ चले गए, ये जो 5 लोग थे इनको क्या मिल गया, इनका डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड बोल लो, शेयर होल्डिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट जो 1% बचा, जब ये सारा पैसा देने के बाद, तो वो कंपनी के जो है वो प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का तो खुद भी है ना, कंपनी एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आपका 95 क्वेश्चन हो गया। 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू टू कंज्यूम इज डिफाइन एज द, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एग्रीगेट कंजम्पशन
एग्रीगेट इनकम। देखो कह रहे हैं कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइन एज द एग्रीगेट कंजम्पशन एग्रीगेट इनकम। ठीक है, जितनी उसकी इनकम होगी ना, उसकी कंजम्पशन जो है वो कैसे डिसाइड होगी, उसकी इनकम पे। ज़्यादा इनकम होगी तो कंजम्पशन भी जो है वो ज़्यादा होगी, इनकम अगर कम होगी तो कंजम्पशन भी जो है वो कम होगी। ठीक है। अच्छा, 97 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 97 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली ऑलवेज होल्ड ट्रू। ठीक है, तो कौन सी चीज़ जो है वो हमेशा जो है वो सही होती है, तो वो है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, क्योंकि जितनी इनकम होगी, है ना, हमारी हमारी जो इनकम है वो कैसे डिसाइड होगी कि हम कितना, जो हमारी जो सेविंग्स है वो कैसे डिसाइड होगी कि हमारा जो है वो खर्चा कितना हो रहा है। जितना खर्चा होगा हम उसमें से इनकम से खर्चा माइनस करेंगे तो उतनी हमारी सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर शॉर्ट पीरियड व्हेन इनकम राइज एवरेज प्रोपेसेंटी। ठीक है, प्रोपेसेंटी क्या आ गया, मान लो आपका खर्चने का, आपका खर्चा। ठीक है, टू कंज्यूम यूजली क्या होता है, जब हमारी इनकम राइज होती है हमारा जो है वो खर्चा भी क्या होता है, एवरेज प्रोपेसिटी को कंज्यूम यूजुअली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फॉल। ठीक है, तो आपकी अगर इनकम राइज हो रही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बट आपका शॉर्ट पीरियड के लिए हो रही है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए तो नहीं हो रही, बट जो एवरेज प्रोपेसिटी है ना टू कंज्यूम यूजुअली वो हमारी फॉल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, 99 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन इन इकॉनमी डिपेंड्स अपॉन क्या, आपका टोटल सेविंग्स। ठीक है, कि किसी भी बिजनेस में कितनी जो है वो सेविंग्स रखी हुई थी, ज़्यादा सेविंग्स होगी तो ज़्यादा कैपिटल जो है वो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सेविंग्स अगर लिमिटेड होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा कलेक्शन ऑफ ए फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इज कंड्यूस्ड इन इंडिया बाय, कह रहा है जो हमारा डाटा कलेक्शन होती है नेशनल इनकम के लिए वो एस्टिमेट जो है वो कौन करता है इंडिया में, तो वो सिंपली कौन करता है आपका NSSO। NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप सब मेरे को ये बताएंगे कि NSSO को जो है वो हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि NSSO जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, दो क्वेश्चन बताएंगे, इसका एक हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पे है, दूसरा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपके 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हमने ये कितने 100 क्वेश्चन हमने जो है वो 4 लेक्चर्स में हमने जो है वो कंप्लीट किए हैं। हमने 25-25 करके जो है वो अपने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। आप सबसे जो है वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सभी जो आपके नॉन में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, देखो अगर आप किसी का भला सोचोगे तो आपका भला भी होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।